कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. इसी इंटरेक्शन में एक जर्नलिस्ट ने ट्रंप से पूछा कि ग्रीनलैंड में ऑलरेडी यूएस की मिलिट्री का प्रेजेंस है, तो आप अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और क्यों नहीं बढ़ा लेते, आप ग्रीनलैंड को एक्वायर, उसको हासिल करने की बात क्यों कर रहे हैं। तब ट्रंप ने कहा कि आप किसी लीज की हुई चीज़ को, यानी जो चीज़ आपके पास किराए पे होती है, कुछ समय के लिए होती है, उसको आप उतने अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करते जितना उस चीज़ को करते हो जो आपकी अपनी होती है। अगर आपके पास ओनरशिप है तब आप उसको प्रोटेक्ट करते हो, और इसीलिए अमेरिका को ग्रीनलैंड की ओनरशिप चाहिए। तो इस पूरे इंसिडेंट से कुछ सवाल सामने आते हैं। पहली चीज़, यूएस ग्रीनलैंड में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, और ये जो इंटरेस्ट दिखा रहा है यूएस, ये अभी का है कि पहले भी वो लोग इंटरेस्टेड थे। दूसरी बात, ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि यूएस और दिखाई पड़ रहा है कि बाकी देश, स्पेशली रशिया और चाइना भी ग्रीनलैंड में इंटरेस्टेड है। ग्रीनलैंड की हिस्ट्री क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। They said he's the greatest president in history. And I said to them, does that mean I'm better than Abraham Lincoln and George? What? Yes, sir, you're better than both of them. कहानी शुरू होती है आर्कटिक महासागर में बसे एक बर्फीले देश से जिसका नाम ग्रीनलैंड है। अगर इसको आप वर्ल्ड मैप पे देखें तो आपको ग्रीनलैंड नजर आएगा कनाडा के नॉर्थ ईस्ट साइड पे। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है मैप से रिलेटेड। आप दुनिया का कोई भी वर्ल्ड मैप उठा के देख लीजिए, उसमें आप ग्रीनलैंड को जब देखेंगे तो ग्रीनलैंड का साइज देख के ऐसा लगता है कि अमेरिका से वो बड़ा दिखता है, या कनाडा से भी थोड़ा बहुत बड़ा दिखता ही है, इंडिया से डेफिनेटली बड़ा लगता है। पर रियल बात यह है कि अगर क्षेत्रफल यानी साइज की बात करें तो ग्रीनलैंड यूएस और कनाडा से तो छोटा है ही, वो भारत से भी छोटा है। पर किसी भी वर्ल्ड मैप में आपको ग्रीनलैंड बहुत बड़ा नजर आएगा। उसका कारण ये है कि हमारी धरती तो गोल है, पर किसी गोल चीज़ को जब आप किसी फ्लैट सरफेस पे, एक मैप को जब आप फ्लैट करके देखते हैं तो कंट्रीज का साइज गोल की बजाय जब फ्लैट हो जाता है तो उसका प्रोपोर्शन पूरी तरह चेंज हो जाता है। एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट है, उसका नाम है द ट्रू साइज। उसमें आप जाके देख सकते हैं कि हर कंट्री जो मैप पे दिखती है आपको 2D मैप पे, उसका रियल साइज बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में कितना है। जब मैंने ये वेबसाइट खोल के देखी थी और उसमें कंट्रीज के साइज को कंपेयर किया था तो मेरे होश उड़ गए थे। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है कि उसमें पूरा यूनाइटेड स्टेट्स, पूरा चाइना और पूरा इंडिया आ सकता है, और फिर भी बहुत जगह बच जाएगी। तो वेबसाइट जरूर चेकआउट करिए और सारे कंट्रीज के इंडिविजुअल साइजेस को कंपेयर करिए, बहुत मजा आएगा। ग्रीनलैंड में करंटली लगभग 56,000 लोग रहते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है, और ये पॉपुलेशन ज्यादातर इन्यूट लोगों की है। ग्रीनलैंड में अभी जो चल रहा है उसको अगर समझना है तो थोड़ा सा ग्रीनलैंड का इतिहास समझना पड़ेगा। पहली बार 10th सेंचुरी में कुछ नॉर्स लोग ग्रीनलैंड पहुंचे थे। नॉर्स भी एग्जैक्टली कहा जाए तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था एरिक द रेड। उसको आइसलैंड से देश निकाला दे दिया गया था क्योंकि उसके ऊपर आरोप था कि उसने कुछ लोगों का मर्डर किया था। तो आइसलैंड से निकल के वो बंदा आ गया ग्रीनलैंड में, और यहाँ पे उसने एक छोटा सा अपना सेटलमेंट बसा लिया। अब वो चाहता था कि और भी लोग यहाँ पे आके बसें, और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसने क्या कहा, जहाँ मैं रह रहा हूँ उस जगह को उसने नाम दे दिया ग्रीनलैंड। तो उसने एक जगह को नाम ही ग्रीनलैंड दे दिया ताकि लोगों को ऐसा लगे कि अच्छा वहाँ बहुत हरियाली होगी, बहुत टेम्परेचर बहुत अच्छा होगा, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नाम ग्रीनलैंड दे दिया। एक थ्योरी ये भी कही जाती है कि सदर्न ग्रीनलैंड में जहाँ पे वो लैंड किए थे वहाँ बहुत सारे ग्रीन कलर के फोर्ट थे, इस वजह से इसका नाम ग्रीनलैंड कहा जाता है। बहरहाल, एरिक द रेड के बाद कुछ लोग धीरे धीरे आके ग्रीनलैंड में बसने लगे। 10th सेंचुरी में एरिक द रेड आए थे जो कि नॉर्स थे, और उसके बाद कुछ और लोग आए। बट 15th सेंचुरी के स्टार्टिंग से नॉर्स लोगों का जो भी ट्रेस था ग्रीनलैंड में वो अचानक से गायब हो जाता है हिस्ट्री में से। ऐसा क्यों हुआ एग्जैक्टली, इसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि टेम्परेचर बहुत कम हो गए थे, बहुत ठंड हो गई थी वहाँ पे, तो जगह रहने के लिए बहुत इनहॉस्पिटेबल हो गई थी, इसलिए लोग वहाँ से निकलने लगे। और दूसरी थ्योरी ये कही जाती है कि अब ग्रीनलैंड में इन्यूट लोग आने लगे, तो इन्यूट और नॉर्स लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, झगड़ा होने लगा, और इसी के बाद धीरे धीरे नॉर्स लोग यहाँ से निकल गए। 15th सेंचुरी के बाद फिर डायरेक्टली 18th सेंचुरी में नॉर्वेजियन लोगों का वापस ग्रीनलैंड के साथ आमना सामना हुआ। एग्जैक्टली देखें तो साल 1721 में एक नॉर्वेजियन प्रीस्ट थे जो वापस ग्रीनलैंड गए, और उन्होंने नॉर्वेजियन डेनमार्क का जो किंगडम था उसको ग्रीनलैंड के साथ जोड़ने की कोशिश की। हुआ ये था कि जो नॉर्वे और डेनमार्क का जो किंगडम था वहाँ पे लोगों को ये लगता था कि ग्रीनलैंड में जो लोग रहते हैं वो लोग कैथोलिक नहीं बन पाए। जो पूरा रिफॉर्मेशन हुआ यूरोप के अंदर, उस रिफॉर्मेशन का हिस्सा ग्रीनलैंड के लोग नहीं बन पाए। तो जो प्रीस्ट यहाँ से गए थे ग्रीनलैंड में 1721 के बाद, उसके बाद ग्रीनलैंड के लोगों को क्रिश्चियन बनाने का प्रोसेस, उनको कन्वर्ट करने का प्रोसेस शुरू हो गया, और यहीं से कहा जाता है कि कॉलोनियल पीरियड जो है ग्रीनलैंड का वो शुरू होता है। और इस तरह से ग्रीनलैंड के ऊपर डेनिश नॉर्वेजियन क्राउन का कंट्रोल हो गया, और इसके आगे आने वाले बहुत जनरेशंस में
पूरी ग्रीनलैंड की आबादी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद हम पहुंचते हैं साल 1814 में, जो कि ग्रीनलैंड की हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि इस साल डेनिश नॉर्वेजियन एम्पायर जो था, जो साथ में थे, ये लोग टूट गए, अलग अलग हो गए, और अब ग्रीनलैंड मिल गया डेनिश एम्पायर, बेसिकली डेनमार्क को मिल गया। उसके बाद साल आता है 1916, जब पहली बार यूएस का इन्वॉल्वमेंट ग्रीनलैंड के साथ हुआ। 1916 में क्या हुआ, डेनमार्क और यूएस के बीच में एक डील हुई। इस डील के मुताबिक कुछ ऐसे आइलैंड्स जो यूएस के पास थे, जिसको आज यूएस वर्जिन आइलैंड्स कहता है, उन आइलैंड्स का कंट्रोल था डेनिश लोगों के पास। तो डेनिश लोगों ने क्या डील की कि ये जो आइलैंड्स हैं इनको आप ले जाओ। इन आइलैंड्स को उस समय वो लोग डेनिश वेस्ट इंडीज कहते थे, तो इन आइलैंड्स को आप ले जाओ, और उसके बदले में यूएस ने कहा कि अब ग्रीनलैंड जो है ये पूरी तरह डेनमार्क के लोगों का है और हमारा इस पे कोई भी हक या कोई भी क्लेम नहीं होगा। जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 18 के बीच में, तो ये जो संधि हुई थी ये 1916 में हुई थी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। इसके बाद हम अगले मेजर इवेंट में पहुंचते हैं, जो कि है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 1939 में स्टार्ट हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1939 में शुरू हुआ, तो आप जानते होंगे कि जर्मनी ने कैसे अपने आसपास के देशों को या तो हरा दिया या फिर किसी न किसी तरह से उनको अपने साइड में कर लिया। डेनमार्क को भी जर्मनी ने 1940 में हरा दिया था। तो यहाँ सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि डेनमार्क अब जर्मन लोगों ने कंट्रोल कर लिया था, पर डेनमार्क की टेरिटरी ग्रीनलैंड था। तो यूएस नहीं चाहते थे कि उनके और कनाडा के देश के इतना नज़दीक जर्मनी की मिलिट्री का प्रेजेंस हो जाए। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जर्मन मिलिट्री ग्रीनलैंड में ना पहुंच जाए, उन्होंने डेनमार्क के साथ अनऑफिशियली एक एग्रीमेंट कर लिया। ये अनऑफिशियल इसलिए था क्योंकि जैसे मैंने कहा, डेनमार्क को ऑलरेडी जर्मन्स ने हरा दिया था, तो डेनमार्क की जो गवर्नमेंट थी अब वो जर्मनी के कंट्रोल में थी। पर डेनमार्क का एक ऑफिशियल था जो यूएस के अंदर था, एक मिनिस्टर था। उस मिनिस्टर ने बिना अपनी डेनिश गवर्नमेंट की परमिशन लिए, वो डेनिश गवर्नमेंट जो समय जर्मनी के नीचे थी, उसकी परमिशन लिए बिना ही अनऑफिशियली एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, एक डील कर ली यूएस के साथ। और उस डील के अंतर्गत यूएस को ये पावर मिल गई कि वो अपनी मिलिट्री को ग्रीनलैंड के अंदर रख सकते हैं। उस डेनिश मिनिस्टर का नाम था हेनरिक काउफमैन, और आज भी बहुत सारे देशों में इस व्यक्ति को द गुड ट्रेटर कहा जाता है, यानी अच्छा गद्दार। वो इसलिए क्योंकि जब मिस्टर काउफमैन ने ये डील की थी, ये एग्रीमेंट किया था, उस समय उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली थी। गवर्नमेंट को जब पता चला कि अच्छा हमसे बिना पूछे ही इन्होंने जाके ग्रीनलैंड का सौदा करके आ गए, तो उन्होंने कहा था कि ये गद्दार है, इसने हाई ट्रीजन किया है। ऑब्वियसली उस समय डेनमार्क की सरकार जर्मनी के कंट्रोल में थी, तो जब वॉर खत्म हुआ तो मिस्टर काउफमैन का ये जो उनके ऊपर लेबल लगा था गद्दार का, वो लेबल हटा दिया गया और उनको माफ कर दिया गया। पर अप्रैल 1941 में ये जो एग्रीमेंट हुआ था डेनमार्क अनऑफिशियली और यूएस के बीच में ग्रीनलैंड को लेके, इस एग्रीमेंट को डिफेंस ऑफ ग्रीनलैंड एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट के चलते अमेरिका ने पहली बार अपनी फोर्सेस को ग्रीनलैंड में तैनात कर दिया ताकि जर्मन्स वहां पे ना आ सके, और इसी को कहा जाता है जब पहली बार अमेरिकन डायरेक्टली ग्रीनलैंड की धरती पे पहुंचे। वहां एलाइज ने जो बेस बनाया था ग्रीनलैंड में, उस बेस की वजह से ही बहुत सारे एलाइड प्लेन्स जो आर्टिक के ऊपर से उड़ रहे होते थे, वो ग्रीनलैंड में लैंड करके रिफ्यूल कर पाते थे और आगे की हवाई यात्रा कर पाते थे। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया 1945 में। अब यूएस के सामने नया दुश्मन कौन था? सोवियत यूनियन। क्योंकि कह देते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऑलमोस्ट तुरंत बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया था यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में। अब जो यूएस के प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमन, वो नहीं चाहते थे कि उनके देश के इतना नज़दीक सोवियत यूनियन का प्रेजेंस हो। और कोल्ड वॉर के दौरान जब दोनों देशों में टेंशन बहुत बढ़ गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ये एक दूसरे के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर ना कर दें। और एक ये बात भी है कि ग्रीनलैंड को अगर आप मैप पे देखेंगे तो उसके पास एक आइसलैंड है और एक तरफ यूके। तो जो पानी में एक छोटा सा स्पेस बचता है वो एक मैरीटाइम चोक पॉइंट की तरह देखा जाता है, यानी अगर कोई भी शिप उस रीजन से गुजर रही है तो उसको इस पतले से गैप से गुजरना पड़ेगा। इस गैप को जी या यूके पॉइंट कहते हैं, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके। इस स्पेस को जो भी देश अपनी पकड़ में रखता, ये बात क्लियर थी कि इस पूरे एरिया का डोमिनेंस उसी देश के पास रहेगा। इस वजह से भी 1946 में ट्रूमन ने क्या किया, उन्होंने कोशिश की ग्रीनलैंड को खरीदने की ताकि इस पूरे एरिया पे वो अपनी फोर्सेस को और बढ़ा सकें। पर क्योंकि उस समय भी ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर था, तो डेनमार्क ने कह दिया नहीं भाई, ये डील तो नहीं हो पाएगी, हम आपको ग्रीनलैंड बेच नहीं सकते। पर यह जरूर उन्होंने किया कि उन्होंने ट्रूमन से कहा कि आप अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस ग्रीनलैंड में जितनी है उससे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, हम इस बात की परमिशन आपको देते हैं। इसी के बाद एक झटके में अमेरिकन्स को वो परमिशन मिल गई कि वो अपनी मिलिट्री को बहुत ज़्यादा संख्या में ग्रीनलैंड में डाल सकते थे। और इसी के चलते 1951 और 52 में यूएस ने अपना एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस वहाँ पे बनाया जिसको थूल एयर बेस कहते थे, जिसका नाम अब हो गया है पिटुफिक स्पेस बेस। और इसी के चलते अब अमेरिका ने ग्रीनलैंड के अंदर अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम इंस्टॉल किया ताकि कोई भी आईसीबीएम्स यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स
सोवियत यूनियन फायर करता है तो उसको वो ग्रीनलैंड से ही ट्रैक कर सकते हैं और उनको अर्ली वार्निंग मिल जाएगी कि भाई एक मिसाइल उनकी तरफ आ रही है। इस तरह से आप देखिए पूरे कोल्ड वॉर के टाइम ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आप कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था जो कि उस समय के लिए यूएस ने कवर किया हुआ था। हालांकि सोवरेनिटी अभी भी डेनमार्क के पास ही थी, वो डेनमार्क की टेरिटरी था, पर यूएस ने वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस इतना बना लिया था कि वो ग्रीनलैंड को लेके अब निश्चिंत थे। पर जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 में, सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ और अलग अलग देशों में बढ़ गया, उसके बाद एक समय के लिए ग्रीनलैंड से लोगों का ध्यान हट गया। पर फिर सिचुएशन चेंज हुई 2000 और 2010 के डेकेड्स में, जब रशिया ने अपनी मिलिट्री एक्टिविटी आर्कटिक रीजन में थोड़ी सी बढ़ा दी, क्योंकि वो देख रहे थे कि अमेरिकन की प्रेजेंस है ग्रीनलैंड के अंदर, तो उसके लिए वो भी अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते थे, क्योंकि आर्कटिक में रशिया का भी एक बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा प्रभाव उनका भी है। और इसी सब के दौरान साल 2009 में ग्रीनलैंड को वो अधिकार मिल गया कि वो अब सेल्फ रूल कर सकते हैं। यानी डेनमार्क ने कह दिया कि चलिए ठीक है, अभी भी ग्रीनलैंड हमारी टेरिटरी है, पर ग्रीनलैंड को यह अधिकार होगा कि वो अपने आप को रूल कर सकते हैं और उनकी जो इंटरनल चीज़ें हैं, चाहे वो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, अपने इंटरनल टैक्सेस, वो खुद मैनेज कर सकते हैं। पर जो ओवरऑल बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे कि फॉरेन पॉलिसी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये अभी भी डेनमार्क के हाथ में था। और इसी के चलते ग्रीनलैंड की पोजीशन बहुत यूनिक है। वो कहने के लिए डेनमार्क की टेरिटरी है, पर उनके पास बहुत ऑटोनॉमी है। इसी के चलते जो ग्रीनलैंड की आबादी है, जो 56,000 लोग वहाँ पे रहते हैं, जब वो पासपोर्ट बनवाते हैं तो उनके पास 2 पासपोर्ट में से चूज करने का ऑप्शन होता है। एक पासपोर्ट वो जिसमें ये लिखा होता है कि ये पासपोर्ट ग्रीनलैंड का है और डेनमार्क से जुड़ा हुआ है, एक वो। दूसरा ऑप्शन होता है जो ईयू स्टाइल का पासपोर्ट है, यूरोपियन यूनियन टाइप का, जो कि डेनमार्क का पासपोर्ट होता है। तो अगर आप ग्रीनलैंड के सिटीजन हैं तो अल्टीमेटली आप डेनमार्क के सिटीजन हैं और आपके पास दोनों पासपोर्ट बनाने का ऑप्शन होता है। ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा पासपोर्ट बनवाते हैं। और अभी ग्रीनलैंड कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम पूरी तरह डेनमार्क से अलग हो जाएं। इसी वजह से सारे देश ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड जो है वो ग्रीनलैंडर्स का ही है और उनको डिसाइड करना चाहिए कि वो किसके साथ मिलना चाहते हैं या अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। जब 2000 और 2010 के डेकेड्स में रशिया ने अपनी प्रेजेंस को आर्कटिक सर्कल में ग्रीनलैंड के पास बढ़ाया, तब यूएस को टेंशन हुई। उसके बाद चाइना ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि वो नियर आर्कटिक स्टेट है। यानी इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे यूएस को और बाकी देशों को कि अब चाइना भी कोशिश करेगा आर्कटिक में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की। इस बात से भी यूएस को टेंशन हुई। उसके अलावा चाइना ने और बहुत सारी ऐसी चीजें की जिसकी वजह से यूएस को टेंशन हुई है। पहली चीज, अगर आज की तारीख में देखा जाए तो जो टोटल जीडीपी है ग्रीनलैंड का, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा चाइना के इन्वेस्टमेंट का है। फिर एक चाइनीज कंपनी है शेंगे रिसोर्सेज नाम की, उस कंपनी के पास ये अधिकार है कि वो ग्रीनलैंड के 1/8 नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ग्रीनलैंड के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जैसे जैसे आर्कटिक सर्कल में क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज और सामने आ रहे हैं। और अगर 1/8 रिसोर्सेज एक ही चाइनीज कंपनी के पास है तो आप सोचिए उस कंपनी के पास कितना बड़ा एडवांटेज होगा। उसके ऊपर से चाइना एक और चीज कर रहा है, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस प्रोजेक्ट के चलते चाइना दुनिया भर में अलग अलग देशों में जाके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है और उसके बदले में उस देश से कुछ ले रहा है। वही चीज, उसी प्लान को यूज करके चाइना ने ग्रीनलैंड के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है। इस बात से भी यूएस बहुत टेंशन में आ रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि चाइना लगातार अपना प्रेजेंस, अपना डोमिनेंस ग्रीनलैंड में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय सिचुएशन ये बन गई है कि ग्रीनलैंड जो एक छोटा सा देश है जिसमें 56,000 की आबादी है, वो 3 तरफ से दुनिया के मेजर पावर से घिरा हुआ है। एक तरफ है यूएस, एक तरफ रशिया और एक तरफ चाइना, और डेनमार्क तो है ही। पर डेनमार्क कहने के लिए अभी भी उनकी टेरिटरी ग्रीनलैंड है, पर अगर डेनमार्क की ओवरऑल मिलिट्री पावर देखें, उनकी इकोनॉमिक पावर देखें, तो वो इन तीनों देशों के सामने खड़े नहीं हो सकते। और उसके ऊपर से ग्रीनलैंड के लोग, उनका पार्लियामेंट ये भी कह रहा है कि ग्रीनलैंड जो है वो ग्रीनलैंडर्स का है और वही डिसाइड करेंगे कि इसका फ्यूचर क्या होगा। और अभी तो बात ये चल रही है कि वो इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते हैं। तो ये बहुत देखने लायक होगा कि आगे वर्ल्ड स्टेज पे ग्रीनलैंड को लेकर क्या क्या चीज़ें होती हैं। पर इस समय की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों इंटरेस्टेड है ग्रीनलैंड को लेकर, इस समय वो इतनी बात क्यों कर रहे हैं इसके बारे में। पहली चीज़ ये, अक्सर लोगों को ये एहसास नहीं होता कि ये पहली बार नहीं है जब यूएस ने ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश की है। इनफैक्ट जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, उस टर्म में भी उन्होंने ग्रीनलैंड के साथ बातचीत करके यूएस के इन्वॉल्वमेंट को ग्रीनलैंड के अंदर बढ़ाने की कोशिश की थी, पर तब वो इतने सफल नहीं हो पाए थे क्योंकि ट्रंप का ये कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के स्टैंड पॉइंट से ग्रीनलैंड जो है वो यूएस के लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर ग्रीनलैंड में चाइना या रशिया का प्रेजेंस हो गया तो वो यूएस के लिए बहुत टेंशन वाली बात हो जाएगी। इनफैक्ट जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस कॉन्फ्रेंस में भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हालांकि मैं रशिया और चाइना को बहुत पसंद करता हूं, पर मैं ये नहीं चाहता कि हमारे देश के इतने नजदीक आके बैठ जाएं। There,
And by the way, we don't want Russia or China going to Greenland, which if we don't take Greenland, you're going to have Russia or China as your next door neighbor. That's not going to happen. तो ये इंश्योर करने के लिए कि रशिया या चाइना ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई ना कर ले, क्योंकि ट्रम्प का ये कहना है कि रशियन शिप्स और चाइनीज शिप्स लगातार ग्रीनलैंड के आसपास घूमती रहती हैं, तो अगर यूएस ने ग्रीनलैंड को एक्वायर नहीं किया तो इन दोनों देशों में से या दोनों मिलके ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में कर लेंगे, और ये चीज़ ट्रम्प कहते हैं कि वो नहीं होने देना चाहते। दूसरी चीज़, ग्रीनलैंड सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि यूएस के ट्रेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक एरिया में बर्फ लगातार तेजी से पिघल रही है और हर साल जो जहाज आर्कटिक ओशन के रास्ते से गुजरते थे उनको और महीने मिल रहे हैं चलने के लिए उस एरिया को यूज करने के लिए, जिसकी वजह से उस आर्कटिक सर्कल में ट्रेड और शिप्स का मूवमेंट बढ़ रहा है। तो अगर GI UK वाला जो एरिया है, जो चोक पॉइंट है ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच में, उस चोक पॉइंट पे अगर यूएस का कंट्रोल रहा तो इस एरिया से जितना भी ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर यूएस का कंट्रोल बना रहेगा। अगर इस एरिया में ग्रीनलैंड के ऊपर रशियन या चाइनीज डोमिनेंस ज़्यादा हो गया तो यूएस के लिए ये भी एक कंसर्न वाली बात हो जाएगी कि हमारे देश के इतने नज़दीक से एक इतना बड़ा ट्रेड रूट निकल रहा है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, किसी ऐसे देश का है जिनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस यूएस के नहीं है। इनफैक्ट चाइना ने तो ये तक कहा है कि वो एक पोलर सिल्क रूट बनाना चाहते हैं ताकि आर्कटिक के एरिया से भी शिप्स लगातार आवागमन कर सकें। और जब चाइना ऐसी बात कर रहा है कि वो एक पोलर सिल्क रूट बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ऐसा रूट बन गया अगर, तो उसमें चाइना का प्रभाव, उनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होगा जो कि यूएस को बर्दाश्त नहीं होगा। तीसरा एंगल है ग्रीनलैंड के नेचुरल रिसोर्सेज, खास करके ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, GPUs हो गए, इन सारी चीज़ों में रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत होती है। और कहते हैं ना कि आगे आने वाले सालों में जिस देश के पास इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्ल्ड में या डिजिटल वर्ल्ड में डोमिनेंस होगा वही सबसे बड़ा सुपर पावर होगा। और क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में ऑलरेडी AI को लेकर रेस लगी हुई है, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को आउटडू कर दें, एक दूसरे को वन अप करके पहले AI पे कंप्लीट अपना वर्चस्व स्थापित कर लें। तो चाइना के पास जो लेवरेज रहता है हमेशा वो ये है कि इस समय दुनिया में जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सेस है वो चाइना के पास है। और ये चीज़ यूएस को परेशान करती है क्योंकि यूएस देख रहे हैं कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी में एक अपर हैंड है और चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स में। तो इसीलिए यूएस चाहता है कि वो ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई कर लें ताकि उनके नेचुरल रिसोर्सेज, उनके रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सेस यूएस को मिल जाए। तो चाइना के पास जो एडवांटेज है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, वो एडवांटेज थोड़ा सा यूएस ऑफसेट कर सके। अभी रिसेंटली ही यूएस ने वेनेजुएला में जाके एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया जहां पे उन्होंने कुछ बॉम्बिंग करने के बाद वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ के लेके आ गए और यूएस में उनके ऊपर अब कार्रवाई चल रही है। तो ऐसी कुछ बड़ी बड़ी चीजें ऑलरेडी ट्रंप ने कर दी है और उसके तुरंत बाद उन्होंने ये एक बात कह दी कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं। ट्रंप के इस स्टेटमेंट के ऊपर अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, पर अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि अगर एक्चुअली यूएस ने ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की तो जो नेटो कंट्रीज हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि डेनमार्क और यूएस ये दोनों कंट्रीज नेटो का हिस्सा हैं। इनमें अगर आपस में कुछ टेंशन होती है तो बाकी नेटो के कंट्रीज कैसे रिएक्ट करेंगे ये बात देखने वाली होगी। पर अभी ऊपर से जो बात आ रही है, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, उसको देख के तो ये लग रहा है कि सारे देश यही कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड के ऊपर किसी फॉरेन देश का, किसी फॉरेन पावर का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ग्रीनलैंड का फ्यूचर ग्रीनलैंडर्स को ही, उनकी अपनी आबादी को ही डिसाइड करना चाहिए। ये यूएस और चाइना के बीच में जो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके जो रेस और जो टेंशन लगी रहती है उसके चक्कर में यूएस ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई चल रहा है उसमें भी यूएस ने यूक्रेन के साथ जो डील की है उसमें एक सेक्शन इस चीज़ का भी है कि यूएस के पास यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सेस रहेगा। इस वजह से आप देख सकते हैं कि यूएस लगातार कोशिश कर रहा है कि चाइना का जो डोमिनेंस है इन रिसोर्सेज के ऊपर, वो डोमिनेंस हम थोड़ा कम करें। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो में बात भी की थी कि यूएस जनरली टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफ़ी आगे रहता है और चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर, चाइना बहुत तेज़ी से यूएस को टक्कर दे रहा है इकोनॉमी के मामले में। तो ये दो देश जब इन दोनों पावर्स को लेके आमने सामने होते हैं तो क्या होता है, एक बार ऐसा एक्चुअली हुआ था जब यूएस ने एक चाइना की बहुत बड़ी कंपनी हुआवे को टक्कर दी थी और उस टक्कर में क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला, इन सब के बारे में मैंने वीडियो में बात की है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस का एक्सेस मिलेगा और साथ ही साथ आप मेरे लाइव स्ट्रीम्स को अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।